अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और इसी तरह वीडियोस चेक कर रहे होंगे। तो थीसिस की आउटलाइन, बेसिक आउटलाइन या यूँ कह लें कि थीसिस में कौन कौन सी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होनी चाहिए, वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आउटलाइन ऑफ थीसिस के हवाले से। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप उसको चेक कर लें। और दूसरा ये कि आउटलाइन तो हमने चेक कर ली कि उसमें थीसिस आप चाहे बीएस लेवल का लिख रहे हैं या एमफिल लेवल का लिख रहे हैं या पीएचडी लेवल का, तो उसमें आपको कौन सी मेन चैप्टर्स या मेन हेडिंग्स इंक्लूड करनी होती हैं, जो कि हर थीसिस का, हर रिसर्च थीसिस का लाजमी हिस्सा होती हैं। उसमें मैंने आपसे कहा था, आपसे ये एक वादा किया था कि मैं अपना थीसिस आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज आपके सामने अपना थीसिस रखूँगी, जिसमें हम थीसिस का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जो का इंट्रोडक्शन का होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड डिस्कशन होगी उसकी। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं किसी भी रिसर्च थीसिस का, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको इंक्लूड करना होता है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना होता है, और थीसिस लिखने का बेस्ट वे क्या है। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि थीसिस में लाजमी इंट्रोडक्शन पार्ट में होते हैं। और उसके बाद आपके सामने एक मेरे अपने पर्सनल थीसिस जो बीएस लेवल का थीसिस है, उसका सारा इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो इसलिए लाजमी वीडियो को एंड तक पूरा देखना, ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी मेरे माइंड में आई तो मैं आपको बता सकती हूँ। उसमें कुछ टिप्स हो सकती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है थीसिस राइटिंग के दौरान। और एक चीज़ और, जब भी कोई अपना बीएस का, एमफिल का या पीएचडी का थीसिस लिखता है, रिसर्च आर्टिकल की अभी मैं बात नहीं कर रही, वो तो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो जाता है जर्नल में। आप उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें प्लेजरिज्म आ जाता है। मैं अभी रिसर्च थीसिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। डिजर्टेशन भी हम कह सकते हैं, लेकिन थीसिस और डिजर्टेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि उनमें क्या डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस है, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ओके। तो बात हो रही थी कि जब भी आप किसी का थीसिस चेक करते हैं या उसको आपको मिल जाता है सॉफ्ट में या हार्ड में, तो उनको, थीसिस को यूज़ करने से पहले अपने माइंड में आप एक बात बिठा लें कि जो भी थीसिस होता है वो HEC, हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड होता है। जो सुपरवाइज़र हैं, वो सुपरवाइज़र क्या करते हैं कि उन, जब आपकी डिग्री फुल होती है, आपकी रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट होती हैं, तो क्या होता है कि आपका थीसिस सॉफ्ट फॉर्म में आपसे कॉपी ली जाती है। थीसिस आपका तब ही कंप्लीट होता है जब उसका प्लेजरिज्म 20% से लेस हो। तो जब प्लेजरिज्म आपका ओके हो जाता है, उसके बाद वो आपका थीसिस सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड कर दिया जाता है HEC पोर्टल वेबसाइट पे, जहाँ पे कोई भी आने वाला न्यू स्टूडेंट या कोई भी और टीचर या कोई भी और बंदा या बंदी उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते। अगर वो उसको एज इट इज़ कॉपी करके अपने थीसिस की शक्ल में उसको सबमिट करवाते हैं, तो जब प्लेजरिज्म चेक होता है तो जिसने वो कॉपी किया होता है उसकी तो डिग्री ज़ाया होनी है, उसके साथ साथ जो जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा है वहाँ से उसको एक्सपेल आउट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो थीसिस शेयर करने का मकसद जस्ट इतना है कि आपको आइडिया हो जाए और आपके सामने एक ऑथेंटिक चीज़ रखी जाए। क्योंकि ये जो सारी वीडियोस, सारी रिसर्च के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, रिसर्च मेथडोलॉजी हमने पढ़ी या अभी ये थीसिस के बारे में पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि मैं हर वीडियो में रिसर्च पेपर लेके आती हूँ। मैं अपनी तरफ से बातें आपके साथ डिस्कस नहीं करती हूँ। उसकी रीज़न यही है कि आपके पास ऑथेंटिक और वैलिड इन्फॉर्मेशन हो। मैं आपके साथ फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं चाहती, ताकि आपका इसमें भला हो। और एज अ रिज़ल्ट मैं आपसे जस्ट इतना ही कहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जस्ट इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप वो कर दें तो आपके वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो इट्स ओके, आप वैसे भी वीडियो देख लें।
बट अगर कर देंगे तो आपकी तरफ से ये सो नाइस ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी भी रिसर्च थीसिस में इंट्रोडक्शन में कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जो लाजमी होने चाहिए। उसके लिए चैप्टर 1 जो आपका थीसिस का होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का। और अब आप ये चीज़ एक दफ़ा जेहन से निकाल दें कि आप बीएस के हैं, एमफिल के हैं, पीएचडी के हैं, आप फिज़िकल केमिस्ट्री के हैं, ऑर्गेनिक के हैं, इनऑर्गेनिक एनालिटिकल के, ये सारी जो भी आपकी केमिस्ट्री के हैं, फिज़िक्स के हैं, मैथ्स के हैं, जिस भी कैटेगरी के हैं, आप अगर थीसिस राइटअप कर रहे हैं या कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो इंट्रोडक्शन में ये बेसिक पॉइंट्स लाजमी ऐड होते हैं और ये ऐड करने भी चाहिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर होता है जी इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हमने इंट्रो बताना होता है। जो आपका सिलेक्टेड टॉपिक है जिस पे आप थीसिस लिख रहे हो, आपने सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देना होता है। पहला पॉइंट जो है वो बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो कि डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ है हो रही है, उस पर आप अगर थीसिस राइटअप कर रहे हो, उसकी पॉपुलेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो अर्बनाइजेशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप उस पर राइटअप कर रहे हो थीसिस, तो आप पहले ये बताओगे कि पॉपुलेशन के जो सेंसेस होते हैं, जो मरदमशुमारी होती है, ये कब से इंक्रीज़ हो रही है। थोड़ा सा इसको आप रिलेट करोगे हिस्ट्री के साथ, उसका बैकग्राउंड दोगे कंप्लीट। बैकग्राउंड में उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी और उसके हिस्ट्री के साथ साथ किस ईयर में कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई पॉपुलेशन, और उसके बाद उस ईयर में क्या चेंजेस आई, और आजकल वो कैसे किस रेशो से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी और टॉपिक पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डाइज़ पे काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, डाइज़ को डिफ़ाइन करोगे कि डाइज़ ये हैं। और हिस्ट्री में या उसकी चेक की जाए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब से हुई, कब से पहले डाइज़ इतने ज़्यादा कॉमन यूज़ में नहीं थे, आजकल वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं। और उनकी थोड़ी सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे। और अगर आप वाटर और वाटर की इंपॉर्टेंस पे लिख रहे हो थीसिस, तो आप वाटर की पहले डिटेल बताएंगे कि हिस्ट्री में या पास्ट ईयर्स में वाटर इतना क्लीन था, इतना प्योरीफाइड था, इतने परसेंट पानी था, लेकिन आजकल वाटर के रिसोर्सेज पोल्यूट हो रहे हैं डे बाय डे। उसको हिस्ट्री के साथ आपने रिलेट करना होता है, बैकग्राउंड बताना होता है। और ये लाजमी होता है कि आप थोड़ा सा डायरेक्ट टॉपिक जो है आपका उससे स्टार्ट करने के बजाय पहले थोड़ा सा उसको हिस्ट्री के साथ रिलेट करें, फिर उस आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आप अपने टॉपिक की तरफ आएँ। अच्छा, एक बात और, आपने पूरे थीसिस में एक फ़्लो बनाना होता है। चाहे वो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, मेथडोलॉजी है, लिटरेचर रिव्यू है, कंक्लूजन है, एब्स्ट्रैक्ट है, जो पॉइंट भी लिख रहे हो, मेक श्योर कि आपका एक फ़्लो हो। फ़्लो को मैं अगर आसान अल्फाज में आपके साथ डिस्कस करूं तो आपने इस तरह करना है कि आपने एक कहानी की शक्ल में कहानी सुनानी है, कहानी लिखनी है। ठीक है, ये नहीं कि अभी एक बात कर रहे हो उससे मिलती जुलती बात की नहीं, बल्कि एक नई बात वहाँ से शुरू कर ली, ऐसा काम नहीं करना। बेसिकली थीसिस राइटिंग क्या है, बातें तो वही हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जो ऑलरेडी आपको लिटरेचर गूगल पे भी मिल रहा है, लेकिन आपने उनको अपने अंदाज में लिखना है, एक स्टोरी की शक्ल में लिखना है और इन सब चीज़ों को रिलेट करना है। अगर आप इन पॉइंट्स पे फोकस कर लेते हैं उनको रिलेट करने में, तो आपको थीसिस लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले बैकग्राउंड बताना होता है, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपने मतलब आपने थोड़ी सी हिस्ट्री, उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बयान करने के बाद आपने उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन पे आ जाना है जो आपका मेन टॉपिक है। डायरेक्ट अपने टॉपिक से स्टार्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे पहले कहा, आपका अगर वाटर पे काम है, वाटर पोल्यूशन पे या पॉपुलेशन इंक्रीज़ पे, तो पहले आप थोड़ा सा उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे। उसके बाद फिर आप ऐसा ऐसा पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ की जो डेफिनेशन है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर पॉपुलेशन इंक्रीज़ किस तरह से होती है, कौन कौन सी इसमें चीज़ें आती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी इनकी टाइप्स हैं, आप इनको कैसे मेजर कर सकते हो, पॉपुलेशन आपको कैसे पता चलेगा पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप इस इंट्रोडक्शन में उनकी बताओगे। मीन्स टू से आपका जो सिलेक्टेड टॉपिक है आपने उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और उसको लिटरेचर के साथ उसका रिलेट करके उनका रेफरेंस भी देना है। उसके बाद आपने रीजंस बतानी होती हैं। रीजंस में रीज़न बेसिकली ये है कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उसकी क्या रीज़न है।
ठीक है। आप दूसरे अल्फाज में अगर आपसे मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो आपने इसमें ये बताना होता है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसकी वर्थ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपने वही क्यों चूज़ किया है। और भी तो बहुत से टॉपिक्स थे, आप उनको चूज़ कर सकते थे, लेकिन आपके टॉपिक की वर्थ क्या है, क्या वैल्यू है, क्या वजह थी जो आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। अगर आप वाटर ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे, तो आप इसकी रीज़न दे सकते हो कि पानी जो है उसकी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। ठीक है। और अच्छा, इसमें एक और बात आती है कि अगर आप पॉपुलेशन इंक्रीज़ पे काम कर रहे हो तो फिर आप उसकी रीज़न भी यही इस तरह के दे सकते हो कि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जिस तरह के ग्लोबल वार्मिंग है और टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। इसके अलावा जो हाउसेस हैं या शेल्टर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, और पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। इन अदर वर्ड्स, आपने अपने टॉपिक सिलेक्शन की बेसिक रीज़न और उसकी वर्थ बतानी होती है कि वो क्यों चूज़ किया था आपने। ठीक हो गया। रीजंस बताने के बाद आपने क्या करना होता है कि सिलेक्टेड टाइप जो आपका टॉपिक है उसको ब्रीफली डिस्कस करना है। आप ऊपर भी इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड के बाद उसका थोड़ा बहुत बता चुके हो कि आपका ये टॉपिक है और इस पे आप काम करना चाहते हो, लेकिन बाद में आपने उसकी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, डाई पे अगर आप काम कर रहे हो या मेटल लाइन पे काम कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, पहले डाई को डिफाइन करेंगे अच्छे से, उसके बाद आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन करेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाई की क्लासिफिकेशन को डिफाइन करेंगे, कौन कौन से डाइज हैं, किस तरह से आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे फिर आप क्लासिफिकेशन के बाद उनकी फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं हर टाइप को, उसको भी अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद उनके यूजेस, उनके साइड इफ़ेक्ट और उनके सोर्सेज, कहाँ कहाँ से डाइज आ रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में डाइज यूज़ हो रहे हैं, या पहले इस पर कितना काम हो चुका है, आपने वो सारी डिटेल इस सिलेक्टेड टाइप में बतानी होती है। यानी कि सिलेक्टेड टाइप को पहले आपने मेंशन करना होता है कि आपका ये टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने उनकी डिटेल बतानी होती है, डिटेल ऑफ सिलेक्टेड टाइप। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन, जब आप सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, आपका टॉपिक जो भी है उसकी फर्दर डिटेल प्रोवाइड करने के बाद एंड पे आपने नोवेल्टी ऐड करनी होती है। नोवेल्टी के साथ यहाँ पे आप एक और चीज़ भी ऐड कर लें, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया। इट मीन्स कि आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी थोड़े से बताने होते हैं कि आपकी रिसर्च ये करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप उनको बुलेट्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन। और ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है, जो वाइवा लेने के लिए आते हैं, जब वो आपका थीसिस चेक करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ही वो यही करते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके काम के, आपके काम की क्या वर्थ है, क्या नोवेल्टी है। ठीक है। और वैसे भी जब भी आप कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो आपने कुछ ना कुछ सोच के या कुछ रीज़न उसके पीछे होती है कि क्यों सिलेक्ट किया है, आपको उसकी रीज़न पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चंद बेसिक बातें नहीं पता तो फिर आपका रिसर्च का जो इतना आपने टाइम लगाया है वो एकदम से बिल्कुल बेकार जाता है, जब आपको उसकी रीज़न ही नहीं पता। ठीक है। और रिसर्च वाइवा या जो डिफेंस होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन, और आपको उनके कैसे आंसर करने हैं, इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पे, प्रिपेयरिंग फॉर थीसिस वाइवा के नाम से, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें डिटेल बताई गई है कि कौन से कॉमन क्वेश्चन हैं जो हर थीसिस वाइवा में पूछे जाते हैं। ओके हो गया। नोवेल्टी के बाद, नोवेल्टी क्या है, नोवेल्टी बेसिकली आपके काम की खासियत है कि आपका जो काम है, क्या इस पे पहले कोई काम रिपोर्ट नहीं है, अगर है तो फिर आपका काम उनसे कैसे बेहतर है। ठीक है। आपने बस अपने काम को जस्टिफाई करना है कि आपका काम ही बाकी सब कामों से बेहतर है। जो पहले पेपर्स रिपोर्ट हैं, जो पहले स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं इस टॉपिक पे या इससे मिलते जुलते टॉपिक पे, उनका इतनी वर्थ वाला काम नहीं है, आपका काम ही सबसे बेहतर काम है। तो इसको बस एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखना होता है, आप इसको जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, आप उसको अपनी वर्डिंग में जैसे मर्जी उसको जस्टिफाई करें, इट्स अप टू यू। और बाकी अगर आपका काम थोड़ी बहुत हिंट जो इसमें है नोवेल्टी राइटअप करने का, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। नोवेल्टी, अगर आपका जो सिलेक्टेड टॉपिक है अगर उस पर ऑलरेडी काम नहीं हुआ,
आप लिटरेचर में सारा सर्वे करें, उस डाटा कलेक्ट करें। आपको अगर आपके स्पेसिफिक टॉपिक पे काम नहीं मिल रहा या उस पे पहले काम बहुत कम हुआ है, तो यही आपके काम की नोवेल्टी होगी कि इस पे पहले कोई काम रिपोर्ट नहीं हुआ। आपका ये काम अभी न्यू है, फ्रेश है, ये ऑलरेडी इस पे काम नहीं हुआ। ये अगर काम हुआ है और बहुत कम हुआ है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इस पे बहुत ही लिटल अटेंशन है, लिटल फोकस इस पे किया गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपने इस काम को या इस पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, इसलिए हम इस काम को चूज़ कर रहे हैं। ये आपके काम की नोवेल्टी होगी। और अगर इस पे पहले से बहुत से ज़्यादा पेपर रिपोर्ट हो चुके हों आपके काम पे, और आप उसको फिर भी कर रहे हों रिसर्च के तौर पे, तो उसको फिर आंसर करने का बेहतर तरीका नोवेल्टी में ये होता है कि आप ये कहें कि उन पहले बहुत से पेपर, आल्दो बहुत से पेपर रिपोर्ट हैं, बहुत से रिसर्च पेपर भी हैं, थीसिस भी हैं, बहुत से लोग इस पे काम अभी भी कर रहे हैं। लेकिन बात एक्चुअल में ये होती है कि जो रिसर्च होती है वो कभी रुकती नहीं है, ठीक है। रिसर्च जो है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डे बाय डे आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, डिफरेंट इश्यूज होते हैं, डिफरेंट डिफ़िकल्टीज आती है रिसर्च में। हम उनको डील करने के लिए हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है ताकि उन चैलेंजेस से निपटा जा सके। दूसरे नंबर पे आप ये कह सकते हैं कि आपका जो रिसर्च वर्क है इस पे पहले भी बहुत काम हो चुका है, लेकिन उनके कंपैरिजन में आपके काम में ज़्यादा अच्छी और बेहतर परसेंटेज आई है। मीन्स टू से आपके अगर रिज़ल्ट अच्छे आए हैं पिछले रिपोर्टेड पेपर से, तो आप कंपैरिजन में ये बता सकते हैं कि कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट लग के हमारे बेहतर रिजल्ट आए हैं एज़ कम्पेयर जो पहले रिपोर्टेड पेपर हैं उनमें। वो ज़्यादा, उनमें कॉस्ट भी ज़्यादा आई है क्योंकि उनके केमिकल ज़्यादा कॉस्टली थे या उनको परचेज़ करने पड़े, हमें परचेज़ नहीं करने पड़े, हमारे लैब में अवेलेबल थे। और इसके अलावा हमारे जो परसेंटेजेस हैं हमारे वो ज़्यादा अच्छी आई हैं, रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। ज़्यादा इसमें कोई एज सच प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ी। और उनके कंपैरिजन में हमारी जो कंडीशंस हैं वो इतनी आइडियल नहीं है। ये नॉर्मल कंडीशंस पे भी हमारा रिएक्शन हो सकता है, हमारी प्रोडक्ट बन सकती हैं। तो आपने इस तरह थोड़ी बहुत जस्टिफिकेशन बतानी है कि आपका काम क्यों बेहतर है, बाकी काम क्यों नहीं बेहतर। तो अगर आप उसको अच्छे से जस्टिफाई कर देते हो तो वेल एंड गुड, आपके थीसिस में भी नोवेल्टी ऐड होती है और आपके रिसर्च पेपर में भी ये नोवेल्टी का पोर्शन ऐड होता है। अगर आप नोवेल्टी ऐड नहीं करते तो फिर आपसे रिव्यूअर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पेपर में नोवेल्टी ऐड करें, ठीक है। नोवेल्टी की फर्दर डिटेल और नोवेल्टी एड्जॉर्प्शन के बारे में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में कैसे ऐड की जाए, उसकी इंशाल्लाह ताला अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि नोवेल्टी क्या है और उसकी फर्दर कंप्लीट डिटेल हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टेट ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। और इसी तरह जो मैंने अभी नोवेल्टी के टिप्स बताए हैं आपको, ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो आप अपने नोवेल्टी में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह के पॉइंट्स मैं हर वीडियो में बताती रहती हूँ। अगर आप पूरी वीडियो को सुनते होंगे, अगर आप कहीं से स्किप नहीं करते होंगे, तो आई एम 110% श्योर कि आपको इन वीडियो से लाजमी फ़ायदा पहुँचता होगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आप इंट्रोडक्शन में लाजमी ऐड करने चाहिए आपको, और ये होते भी हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं मेरे थीसिस की तरफ। जो मेरे थीसिस का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कैसे राइटअप किया गया है आपके सामने वो रखती हूँ। ठीक हो गया। तो चैप्टर नंबर 1 है जी इंट्रोडक्शन का। जो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा जो काम था वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे था। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि ये जो इंट्रोडक्शन के ये जो हमने बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये हर तरह की, हर फील्ड की इंट्रोडक्शन में डिस्कस हो सकते हैं और ये होते भी हैं। इसमें ऐसा ये नहीं है कि केमिस्ट्री का ही बंदा हो या फिजिकल केमिस्ट्री का ही हो तो उसमें ऐड कर सकता है, या ऑर्गेनिक का ही हो। आपका जो भी थीसिस है, जिस टॉपिक पे भी है, आप इन पॉइंट्स को लाजमी इंक्लूड करते हैं और ये लाजमी हिस्सा है इंट्रोडक्शन पार्ट का। ठीक हो गया। लेकिन जो मेरा काम था वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे था। मैं उस अपना थीसिस आपके साथ शेयर करूँगी ताकि अगर आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हो, एड्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हो, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन पे काम कर रहे हो, फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन पे काम कर रहे हो, तो फिर आपको इसमें आसानी रहे। यहाँ पे जो मेरे पास थीसिस है मेरा, ये मैंने डाई पे काम किया था। डाई जो डिफरेंट टाइप्स की डाइज होती हैं, कलर्ड सब्सटेंसेस होती हैं, उनको ट्रीट करवाया था, उनको वाटर से रिमूव करवाया था।
और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में मैंने एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ किया था, एड्जॉर्प्शन टेक्निक यूज़ की थी, चूँकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है और इसमें ऐसा चाहे आपको कोई हाई या हाई कॉस्ट भी नहीं लगती। और दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होते। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर 1 आपने जब थीसिस राइटअप करना है ना, तो आपने चैप्टर्स की हेडिंग, ये सब हेडिंग्स इसी तरह देनी होती हैं। आपने थोड़ा सा एक पेज पे उनको बोल्ड करके और थोड़ा कैपिटल करके लिखना होता है, उनका फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा बड़ा होता है। एक पेज के मिड में आपने करके लिखना होता है। बाकी चैप्टर से ऊपर जो टेबल ऑफ कंटेंट है, ये स्टूडेंट डिक्लेरेशन है, सुपरवाइज़र डिक्लेरेशन है, उनकी वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगी, बहुत जल्द कर दूंगी। और टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का ऑटोमेटिक जो बनाते हैं, पेज नंबरिंग करते हैं, कौन कौन से टाइटल पेज होने चाहिए, स्टार्टिंग में कौन से पेज लगने चाहिए और कौन से होते हैं जो लाजमी होते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बता दूंगी। अभी हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन आपने जब लिखना है तो आप इंट्रोडक्शन के बाद इस तरह की कोई पिक भी लगा सकते हैं अगले पेज पे। पिक लगाने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको जब कलरफुल थीसिस होता है तो या पेपर होता है या कोई भी आपकी असाइनमेंट कलरफुल होती है तो उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपके सुपरवाइज़र भी और टीचर्स भी। और इससे ये होता है कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पे डाई लगाए, आपको ये कंफर्म हो गया कि अच्छा भी डाई पे काम किया है इन्होंने। अब कौन सी मेथडोलॉजी चूज़ की है वो मैं आपको टाइटल से पता चल जाती है कि एड्जॉर्प्शन चूज़ की है, ठीक है। तो अब इस तरह की पिक लगाने के बाद हम चले जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो चैप्टर 1 की जितनी सब हेडिंग्स होंगी वो 1 उनके स्टार्ट में 1 आएगा, लाइक 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है। आपने यहाँ पे अब ये चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 की ये मेन हेडिंग है। जो भी इसके अंदर फर्दर हेडिंग्स आनी है वो सब हेडिंग्स में काउंट होनी है। आपने इसको 1.1 कहना है, जस्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं लिखना। 1.1 का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग, सब हेडिंग नंबर 1, ठीक हो गया। यानी कि डाइस, हम अब दोबारा यहाँ पे इस पेज पे दोबारा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। वो क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर चुके हैं कि हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे बात क्लियर कर दूँ कि आपको ये मैं जो वीडियोस बना रही हूँ इसमें मैं आपको थीसिस राइटिंग, उनका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल और उनका जो कंप्लीट मेथड है, ये जो डिटेल आपने ऐड करनी है वो मैं सारी डिस्कस करूँगी, ताकि आपको मज़ीद कन्फ्यूजन ना रहे कि किसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसे रखना है या कहाँ पे बुलेट ऐड करना है, कहाँ पे नंबरिंग किस तरह की करनी है, फिगर नंबरिंग कैसे करनी है, तो वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और इस पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। आपको पूरे का पूरा थीसिस राइटअप करने की कंप्लीट A to Z तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी आपके जानने वाले का भी भला हो सके, ठीक हो गया। तो डाइस पे आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इंट्रोडक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो बैकग्राउंड होता है, ठीक है। आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है, थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी है। अब हम वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं, मीन्स टू से हम वाटर में से जो डाइज हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, उनको रिमूव करवाना चाह रहे हैं। तो जब हम उनको रिमूव करवाएंगे तो उस वाटर को ट्रीट करवाने हैं, तो हम वाटर की इम्पोर्टेंस बताएंगे पहले कि वाटर क्यों ज़रूरी है, वाटर है क्या, अब वाटर पोल्यूट क्यों हो रहा है। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाटर का बताएंगे। आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, या कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ कब वजूद में आई और उसके बाद उन इंडस्ट्रीज़ में डे बाय डे डाइज कैसे यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या मुराद है, कैसे वो उनकी रेवोल्यूशन हुई और आजकल उनकी रेवोल्यूशन से क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उनके साइड इफ़ेक्ट हैं। फिर उन साइड इफ़ेक्ट्स को लेके आप डाइस पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर की इंपॉर्टेंस पहले बताई गई है कि वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वाटर कंजर्वेशन ज़रूरी है, वाटर प्रोटेक्शन ज़रूरी है, वाटर प्योरीफिकेशन ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्लीन और प्योर इनटेक ऑफ वाटर जो है वो पीपल को अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने वाटर के साथ वाटर की थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी है, वाटर की इम्पोर्टेंस की। और उसके बाद आपने बताना है कि वाटर पोल्यूशन जो है वो नाउ डेज इज़ अ सीरियस इशू। यानी कि आपने एक स्टोरी की शक्ल में आपने अपना थीसिस का इंट्रोडक्शन लिखना है और आपका इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग लगे, ठीक हो गया। ये नहीं, अब मैं यहाँ ऐसे नहीं कर रही कि मैं वाटर लिखा है,
वाटर की इंपॉर्टेंस लिखी है, उसके बाद मैं डायरेक्ट डाई पे आ गई हूँ कि वाटर इज़ क्रूशियल फॉर लाइफ, डाई इज़ अ कलर्ड सब्सटेंस। ऐसे नहीं करना। वाटर को, वाटर की इंपॉर्टेंस बताने के बाद वाटर की पोल्यूशन की तरफ आना है, फिर बताना है वाटर पोल्यूट हो रहा है डे बाय डे, ये सीरियस इशू है। वाटर पोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर को पोल्यूट कर रही हैं, उसमें मेटल आइंस हैं, उसमें पेस्टिसाइड हैं, उसमें डाइज हैं, और उसमें और डिफरेंट चीज़ें हैं जो वाटर को पोल्यूट कर रही हैं। लेकिन हम उनमें से एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि डाइज हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, अगर आप सिनॉप्सिस लिख रहे हो या थीसिस लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन सिनॉप्सिस और थीसिस का सेम ही होता है, जस्ट डिफरेंस ये है सिनॉप्सिस में वो समराइज करके शॉर्ट करके लिखा जाता है, थीसिस में वो ज़्यादा लॉन्ग होता है। ठीक है, तो आपने उनके सारी डिटेल, ये जो वीडियो है ये सिनॉप्सिस के इंट्रोडक्शन के लिए और थीसिस के इंट्रोडक्शन के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक हो गया? अब आपने वाटर की इंपॉर्टेंस बताई, उसके बाद वाटर का बताया कि वो क्लीन अवेलेबिलिटी कम हो रही है, वाटर पोल्यूशन हो रही है। उसके बाद अब वाटर पोल्यूशन क्यों हो रही है, वो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट की बात हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अपने पोल्यूटेंट की तरफ जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई वैसे वैसे ही इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ते गए। ठीक है, अब जैसे अब इंडस्ट्री की भी बात हो गई। अब इंडस्ट्री में से आपको किस इंडस्ट्री के साथ कंसर्न है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ। भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डाइज यूज़ होते हैं। बाकी कुछ और इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिसमें कॉस्मेटिक्स हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, लेकिन जितने डाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं बाकी इंडस्ट्रीज़ में इतनी परसेंटेजेस डाई यूजेस की नहीं है, बिकॉज कपड़ा रंगने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाई यूज़ होता है, और जब वो यूज़ होता है तो उतनी ही ज़्यादा, बल्कि उससे डबल अमाउंट में डाई डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आई होप कि आप इस पॉइंट को नोट कर चुके हो। अब यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, उनमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फोकस किया गया है कि इसमें डाइज यूज होते हैं, ऑर्गेनिक्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका कलर होता है। तो डाई भी जो है वो कलर्ड सब्सटेंसेस हैं। ये बेसिकली डाइज क्या हैं, डाइज का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज वाली जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर आप उसको चेक कर सकते हैं। उसकी अराउंड अबाउट 3 या 4 वीडियो होगी। उसमें हम डाइस का बेसिक इंट्रोडक्शन, डाइस की टाइप्स और हर चीज़ हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको डाई की नो हाउ नहीं है तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप काइंडली इस वीडियो को चेक कर लें ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। यहाँ पे आप फिगर लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं। और एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे फिगर की नंबरिंग चेक करें, 1.1 है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर की फिगर नंबर 1। आपने फिगर 1 नहीं लिखना जस्ट। ठीक है, और दूसरी आप ये भी चेक कर सकते हैं कि फिगर और फिग का नंबर और ये सेमी कॉलन सारी चीज़ें बोल्ड हैं, जबकि जो उनका जो फिगर का कैप्शन है वो बोल्ड नहीं है। तो आपने इस तरह करके ही फिगर को मेंशन करना है। अगर आप सारा ही अनबोल्ड कर दोगे तो फिर वो डिफरेंस नहीं रहेगा थ्योरी टेक्स्ट का और फिगर कैप्शन का। ठीक हो गया? तो जस्ट फिगर और उसके नंबर को आपने बोल्ड करना होता है, जबकि कैप्शन को आपने बोल्ड नहीं करना। इसी तरह आपने सब हेडिंग्स को भी बोल्ड करना है। और सारे टेक्स्ट का ये जो सब हेडिंग्स हैं, ये जो आपका मेन टेक्स्ट है या जो फिगर का कैप्शन है, इन पॉइंट्स को मैं कह रही हूँ आप साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो एट द एंड। ये सारी जो सब हेडिंग्स हैं, फिगर कैप्शन है, टेबल कैप्शन है, सारा जो टेक्स्ट है, ये 12 फॉन्ट साइज इसका होना चाहिए। आई मस्ट रीड कि इसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है। ठीक हो गया? यानी कि आपने इसको जैसे यहाँ पे ये 12 इसका साइज़ है और टाइम्स न्यू रोमन में, बिल्कुल इसी तरह आपने इनको टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है और 12 फॉन्ट साइज़ होना चाहिए। और दोनों साइडों से ये जो लाइंस हैं ये जस्टिफाई होनी चाहिए। कंट्रोल जे से जब आप कंट्रोल जे प्रेस करते हो कीबोर्ड पे तो ये सारे का पहले आप सारे डाटा को सिलेक्ट करते हो कंट्रोल ए के साथ, यानी कि आपने यहाँ पे रखना है। और इसको आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा मेथड ये होता है कि आप कंट्रोल ए करो तो आप पूरे डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया? और कंट्रोल ए करने के बाद आपने क्या करना होता है यहाँ के फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सारे डाटा को सिलेक्ट करूँ तो मैं कंट्रोल ए कर रही हूँ, कंट्रोल ए कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोल जे कर दूंगी तो वो ये जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं
तो दोनों साइड पे तो नहीं आएंगे, लेकिन वो कंट्रोल जे करने, अगर मैं इसको कंट्रोल जे करूँगी पैराग्राफ की शक्ल में, अगर ये होगा तो फिर वो ऑटोमेटिक बोथ साइड से जस्टिफाई हो जाएगा, इक्वल स्पेसिंग हो जाएगी बोथ साइड से, ठीक हो गया। और 1.5 की लाइन स्पेसिंग करनी है, 1.5 की लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, मतलब कि ये जो आपकी लाइंस का जो डिफरेंस है ये 1.5 होना चाहिए, ठीक हो गया। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अपना भी क्राइटेरिया होता है कि वो लाइन डिफरेंस 2 कर कहते हैं, कुछ कुछ 1 कहते हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया का भी फॉलो करें। लेकिन अगर नहीं बताया गया तो स्टैंडर्ड यही काउंट होता है, 12 फॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है, दोनों साइडों से जस्टिफाई करना है, 1.5 की लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, ब्लैक कलर में ही सारा लिखना है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। और सब हेडिंग्स का भी फॉन्ट साइज़, ये जो सब हेडिंग्स है इनका भी फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए, लेकिन ये बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो फिगर का या टेबल का नंबर और ये जो फिगर और टेबल लिखा होता है ये भी बोल्ड होना चाहिए। फिगर और टेबल का कैप्शन, ये कैप्शन जो है ये अनबोल्ड होना चाहिए, ठीक है। जो मेन हेडिंग है आपकी, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग है, चैप्टर्स की हेडिंग है, या कोई मेन हेडिंग और है आपकी, जिस तरह करेक्टराइजेशन की हेडिंग है, या रिजल्ट्स एंड डिस्कशन की, या कंक्लूजन की, रेफरेंस की हेडिंग है, उनका फ़ॉन्ट साइज़ 14 होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे हमने डाइज़ को डिफ़ाइन कर दिया कि डाइज़ पोल्यूटेंट के तौर पे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं जब वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। अब हम आगे हैं डाइज़, क्योंकि हम पहले बात चली यहाँ से वाटर से, उसके बाद हमने बताया वाटर पोल्यूट हो रहा है, ठीक है। वाटर को रिलेट कर दिया वाटर की पोल्यूशन के साथ, पोल्यूशन को रिलेट कर दिया इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। अब उस इंडस्ट्री में से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फोकस किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट पोल्यूटेंट यूज़ होते हैं, जिसमें वन ऑफ द पोल्यूटेंट इज़ डाई। अब पोल्यूशन को डाई इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री की पोल्यूशन को रिलेट कर दिया डाई के साथ। अब डाई हमारा मेन टॉपिक था, डाई की बात जब हो गई तो फिर हम डाई की तरफ आ जाएंगे। डाइज को डिफाइन करेंगे, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आर्टिफिशियल होते हैं, अटैच हो जाते हैं तो कलर देते हैं, कलरिंग सब्सटेंसेस हैं। फिर हमने डाई की डेफिनेशन बताने के बाद ये बताया कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, मीन्स टू से कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल है, प्लास्टिक है, लेदर है, कॉस्मेटिक्स, ये सारी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सब में यूज़ होते हैं डाइज। और रेफरेंस आपने लाजमी देना होता है, जो भी आप लाइन ऐड करो थीसिस में या सिनॉप्सिस में या रिसर्च पेपर में, तो आप रेफरेंस लाजमी देते हो। रेफरेंस उनमें ऐड करने के दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक थ्रू एनी सॉफ्टवेयर, जिसको हम एंड नोट कहते हैं। तो मैनुअली ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें सेटिंग वेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आई मस्ट रिकमेंड कि सॉफ्टवेयर यूज़ करें, जिसमें एंड नोट सॉफ्टवेयर इज़ द बेस्ट रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर। एंड नोट कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, उसकी वीडियोस ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है। आई मस्ट रिकमेंड कि आप उनको चेक कर लें, हाउ टू यूज़, हाउ टू इंस्टॉल एंड नोट फॉर एडिंग रेफरेंसेस इन ऑन योर थीसिस और रिसर्च पेपर, ठीक है। और उसमें मैनुअली भी ऐड करने का तरीका बताया गया है, गूगल स्कॉलर से भी कुछ लोग ऐड करते हैं, आप वो भी चेक कर लीजिएगा, जो आपको सूटेबल लगे आप उसको यूज़ कर लें। बट अकॉर्डिंग टू माई सजेशन आपको एंड नोट यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और एप्लीकेशंस की पिक लगी हुई हैं यहाँ पे, आप इनका कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, आप उनको इनकी पिक लगाना चाहते हैं तो लगा दें, अगर नहीं लगाना चाहते तो इट्स ओके। इनका भी देखें फिगर 1.2 चैप्टर नंबर 1 की फिगर नंबर 2, ठीक है। उसके बाद अब हमने डाई का बताया कि वो डेफिनेशन डिस्कस की, अब फिर ये बताया कि वो किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। अच्छी अच्छी बातें पहले बतानी है, साइड इफ़ेक्ट बाद में बताने हैं। यहाँ यहीं पे डाई को डिफ़ाइन करके उसकी साइड इफ़ेक्ट की तरफ नहीं चल पड़ना, कि वो मतलब उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट्स तो बताएं आपके ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद साइड इफ़ेक्ट की तरफ आएँ, ठीक है। यहाँ पे अब बताने के बाद हमने कहा कि डाई कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं, 10,000 कमर्शली अवेलेबल डाइज़ हैं, कितने परसेंट जो है वो डाई जो है वो डिस्कार्ड हो रहे हैं, या एनुअली कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका बताया। 2% डाइज जो है वो जो भी इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रही हैं वो डिस्कार्ड कर रही हैं, कहाँ, वाटर के अंदर। और जब वो वाटर के अंदर जाते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो ये देखें ये पोल्यूशन काज कर रहे हैं। आप इस तरह की पिक भी लगा सकते हैं, डाई वेस्ट वाटर डिस्कार्ड इनटू स्ट्रीम। देखें यहाँ पे एक मैं आपके बाद कंफ्यूजन ये दूर कर दूँ, आप सोच रहे होंगे कि डाई कलर सब्सटेंसेस हैं, यूज़ हो रहे हैं, इतने ज़्यादा तो यूज़ होते हैं, तो फिर इनको
डिस्कार्ड कर दें तो फिर इतना ज़्यादा इशू क्यों है? देखें, जो डाइस है ना, हम ये बात मानते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम डाइस की या कलर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपके सामने कोई कलरफुल चीज़ रखी जाए तो आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। यहीं पे देख लें, मैंने आपके सामने ये दो पिक रखी हैं, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एज़ कम्पेयर के मैं थ्योरी थ्योरी बताती जाऊँ, आप बोर हो जाओगे। आप कोई भी चीज़ आप लेते हो तो वो आप कलर्ड लेते हो, ठीक है, आप कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हो। बात ये बुरी नहीं है कि डाइज क्यों यूज़ हो रहे हैं, इशू इस बात का है कि डाइज यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, मेडिसिन भी कुछ कलर्ड हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट शेड्स हैं, वो लिपस्टिक के डिफरेंट शेड है, नेल पेंट के डिफरेंट शेड्स हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं वो भी कलर्ड हैं, जो चीज़ें हम खाते हैं, कप केक्स कैंडीज बच्चे जो लेते हैं वो भी सारी कलर्ड हैं। हम, आप जिस कमरे में बैठ के ये वीडियो सुन रहे हो, जिस जगह पे बैठे हो, जिस ग्राउंड में बैठे हो, जिस जहाँ भी बैठ के वीडियो सुन रहे हो, आपने कलर्ड कपड़े पहने हैं, आप कलर्ड चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आपके मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। तो बात ये नहीं हो रही कि डाई यूज़ करना ही बंद कर दें, इशू इस चीज़ का है डाई यूज़ होने चाहिए, लेकिन आफ्टर देयर यूज़ दे आर प्रॉपरली डिस्कार्डेड, ठीक है। यानी कि जब आप उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं करते, आप किसी भी ट्रीटमेंट करवाने से पहले ही उसको ऐसे ही वाटर बॉडीज़ में ऐड कर देते हो, तो फिर वो इस तरह कलर्ड वाटर हो जाता है, पोल्यूटेड वाटर हो जाता है। उनका ट्रीटमेंट करवा के फिर उनको वाटर में डिस्कार्ड करें, ठीक है। जैसे हमने ये चेक किया है कि कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें क्या होता है कि एसएच वेस्ट उनमें बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ ही वो फिल्टर प्लांट लगे होते हैं या ऐसे प्लांट लगे होते हैं जहाँ पे वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट करने के बाद उसको वाटर बॉडीज़ की तरफ डिस्कार्ड किया जाता है। लेकिन इशू इस बात का है कि अगर हम ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करते, यूज़ करने के बाद डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जैसे लार्ज अमाउंट में यूज़ होते हैं, वो ऐसे ही उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो फिर इस तरह की पोल्यूशन काज होगी। जब इस तरह की पोल्यूशन काज होगी तो वाटर पोल्यूट होगा, ना वो पीने के काबिल रहेगा, ना ये इस्तेमाल करने के काबिल रहेगा। यहाँ पे आप इस फिगर से इसके साइड इफ़ेक्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप ये ज़रा इस फिगर पे गौर करें। इसमें क्या है कि इसमें ये देखें, ये पानी की नीचे लेयर है, ये ऊपर डाई की लेयर है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे एक और क्लियर कर दूँ, कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैं एक ही बात को दोबारा दोबारा क्यों बताई जा रही हूँ और एक बात पे क्यों फोकस किए जा रही हूँ, या बहुत सिंपल लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज आई हैव एन आइडिया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट या कैलिबर लेवल उनका कुछ ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा जल्दी बातों को पिक कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जो स्टूडेंट इनऑर्गेनिक के हैं, एनालिटिकल के हैं, उनके लिए ये न्यू चीज़ें हैं, उन्होंने पहले इनके साथ इनकाउंटर नहीं हुआ उनका, ठीक है। तो उनको भी समझाना, उनका भी माइंडसेट क्लियर करना, उनकी क्लैरिफिकेशन करना भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितने मैं फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट को गाइड कर रही हूँ। तो इसलिए अगर आपको इस बोरियत हो रही हो तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप वीडियो का एंड तक पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, बिकॉज मैं कुछ बातें अंदर ऐसी बता देती हूँ जो कि आपके लिए भी ज़रूरी होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट की मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे ये वाटर की लेयर है और ये डाई की लेयर है। ये डाई की लेयर जो है ना, ये कलर्ड लेयर, ये पानी के अंदर सोलूबल होती है, लेकिन सारी की सारी सोलूबल नहीं होती। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फंजाई और अलजी पानी की सरफेस के ऊपर रहती है, बिल्कुल ये भी इसी तरह पानी की सरफेस के ऊपर रहती है और ये एक तरह की ब्लॉकेज काज कर देती है। सनलाइट जहाँ पे ये डाई की ये लेयर बनी हुई है ना, सनलाइट वहाँ से पेनिट्रेट नहीं कर पाती इनटू वाटर। सनलाइट जब तक वाटर के अंदर नहीं जाएगी इस लेयर की वजह से, तब तक वाटर के अंदर जो प्लांट्स हैं, जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है या जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्लोरा कहते हैं, तो फ्लोरा की फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब उनकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी। जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो यानी कि प्लांट भी डेड हो गए, उनकी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, उनको खुराक नहीं मिली, प्लांट डेड हो गए। अब जो मेरीन लाइफ, मेरीन एनिमल्स, जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फाना कहते हैं, FAUNA, उनको भी प्लांट्स जब डेड मिलेंगे, उनकी खुराक भी डैमेज हो गई,
और कुछ ऐसे मैरीन एनिमल्स हैं जो प्लांट खाने के बजाय एक दूसरे को खाते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट से। तो जब प्लांट ही सारे के सारे डेड होते जाएंगे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो फिर फाना की भी डेथ हो जाएगी। फ्लोरा एंड फाना, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ अफेक्ट होंगे इस लेयर की वजह से। बात समझ आ गई? इसलिए ये ज़रूरी है जो भी इंडस्ट्रीज़ डाइस को यूज़ कर रही हैं वो इसको डिस्कार्ड करने से पहले इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप एड्जॉर्प्शन मेथड भी चूज़ कर सकते हो, आप फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन भी चूज़ कर सकते हो, आप फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन भी चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं जिसमें कोएगुलेशन है, जिसमें फ्लोकुलेशन है, जिसमें मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, आयन एक्सचेंज मेथड है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चूज़ कर लें, फेंटस रीजेंट यूज़ कर लें। मीन्स टू से आप किसी भी मेथड से इसको ट्रीट करके फिर वाटर में डिस्कार्ड अगर करेंगे तो उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। इशू डाइज यूज़ करने से नहीं है, इशू इस बात से है कि उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड किया जाए आफ्टर ट्रीटमेंट। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमने बताया कि डाई डिस्कार्ड हो रहे हैं, उसको डिस्कार्ड करने की डिटेल बताते बताते हम वाटर पोल्यूशन की तरफ आ गए हैं, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स को बताया कि किडनी, लीवर डैमेज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम सारा कुछ डैमेज करता है। और जो जीन्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है, जीन म्यूटेशन काज करते हैं ये डाइज अगर ह्यूमन बीइंग इनको इनटेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैरिन फाना जो है, मैरिन एनिमल्स, उनमें ये डाइस चले गए हैं उनके गिल्स के थ्रू। हम फॉर एग्जांपल फ़िशेस की बात करते हैं, तो हम अगर फ़िशेस यूज़ करते हैं अपनी डाइट में तो हम तक भी वो डाइस पहुंचेंगे। या यही जब पोल्यूटेड वाटर होता, यानी कि वाटर यहाँ से होता ये जाता है फर्टिलाइजर्स की तरफ या प्लांट्स की तरफ, जो हम प्लांट यूज़ करते हैं एज अ डाइट, ठीक है, तो जिनसे मेडिसिन बनती हैं, तो जब वहाँ तक जाएगा उनकी क्रॉप में, फसलों में जाएगा, तो फिर उनको भी डैमेज करेगा, उन तक बीमारियाँ जाएंगी, प्लांट्स तक, फिर वो जब हम खाएंगे उनको तो हम तक बीमारियाँ आएंगी। तो जब इसी तरह लाइफ साइकिल चलता रहेगा तो फिर ज़्यादा अमाउंट में जब वो डिस्कार्ड होते जाएंगे, यूज़ होते जाएंगे, तो फिर वो लीवर डैमेज सब सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो मेन इशू है वो क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन है, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, म्यूटेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार डेथ भी हो जाती है। तो ये एक सीरियस इशू है, ये जस्ट एक लैब वर्क या रिसर्च वर्क नहीं है, ये वाकई ही एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू है। इसको भी हल होने की और अच्छी तरह से लाइफ टाइम हल होने की ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए डाइज की, कि वो कुछ हम ऐसी जैसी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि प्लास्टिक डिफ़िकल्ट टू डिग्रेड है, जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसी तरह से अब ये जो नेस्ले के जूस वगैरह हैं उन्होंने प्लास्टिक स्ट्रा की जगह वो पेपर स्ट्रा यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो प्लास्टिक के स्ट्रा हैं वो ज़्यादा जल्दी डिग्रेड नहीं होते। यही केस डाइस का है। डाइस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। मैं आपके सामने आगे डाई की स्ट्रक्चर भी रखूँगी थोड़ी देर तक, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से ये जल्दी डिग्रेड नहीं हो पाते, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल तो होते नहीं है, इनका हाई मोलिकुलर वेट होता है और इनकी स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स होती है, कंजुगेशन होती है, डबली सिंगली बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनकी डिग्रेडेशन इतनी इजीली नहीं हो पाती। तो डैट्स वाई अगर ये इन्वायरमेंट में डिस्कार्ड हो जाते हैं तो फिर ये काफ़ी टाइम तक इन्वायरमेंट में रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो आगे बस आपने उनकी साइड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट बता देने हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बता देने हैं, उनकी जो वजह से जो डिजीज़ काज हो रही हैं आपने उनको बता देना है। आगे फिर आप मतलब यूजेस बताने के बाद आप साइड इफ़ेक्ट बता दें डाइज के, फिर आप उनकी डाई की टाइप्स पे आ जाएंगे। डाई की टाइप्स हैं जनरल, उनकी डिस्क्रिप्शन एग्जांपल आपने बता देनी है, जिसमें डिफरेंट एसिडिक बेसिक डाइज हैं। अच्छा, आप टेबल बनाने के भी डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, आप इस तरह से थोड़ा बहुत बना सकते हैं। आप उनकी साइड पे बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं, आप डिफरेंट कलर के भी बना सकते हैं, बट मेक श्योर कलर चूज़ करते वक्त आपने ऐसा कलर चूज़ करना है कि वो
डार्क थीम के ऊपर डार्क ही राइटिंग नहीं कर देनी ताकि वो बिल्कुल नज़र भी ना आए, ऐसा नहीं करना। अगर लाइट आपने उसकी फिलिंग की है शेप की तो फिर डार्क राइटिंग करें, अगर डार्क फिलिंग की है टेबल की तो लाइट राइटिंग करें ताकि वो थोड़ा बहुत कंट्रास्ट में नज़र आए कि आप लिख क्या रहे हैं। ये थोड़ी बहुत उनकी क्लासिफिकेशन है, इसको मैं इसलिए डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इन वेरी वेरी डिटेल्ड व्यू। एड्जॉर्प्शन और डाइज वाली जो वीडियोस हैं हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज वाली प्ले लिस्ट में आपको डाइज के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको चेक कर लें। उसमें हम इनकी सारी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं टेबल और टेबल का जो नंबर है वो बोल्ड है, बाकी उसका जो भी है हमारे पास कैप्शन वो अनबोल्ड है, और आपने जो उनका रेफरेंस भी देना होता है। अब टेबल कहाँ से लिया है, फिगर कहाँ से लिया है, उनका रेफरेंस भी देना होता है, ये आप रेफरेंस नीचे देख सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि आपने जो रेफरेंस देने हैं, अब यहाँ पे देखें एक टेबल मैंने यहाँ से 3 रेफरेंस दिए हुए हैं। इट मीन्स कि मैंने 3 पेपरों से ये टेबल इकट्ठा करके फिर लिखा है। आप अगर एक पेपर से आपको मिल रहा है टेबल तो आप उसका भी एक का भी रेफरेंस दे सकते हैं। जितने ज़्यादा आप रेफरेंस यूज़ करना चाहेंगे इट्स ओके, उसमें इशू नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप मिक्सचर ऑफ रेफरेंसेस यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं तो 2 रेफरेंस के दरमियान आपने इस तरह का ये फुल स्टॉप और कोमा ये यूज़ करना होता है ताकि वो डिफरेंस हो कि आप ये एक रेफरेंस है ये दूसरा रेफरेंस है। ठीक है, यानी कि फुल स्टॉप या कोमा या जस्ट ये यूज़ नहीं करना बल्कि फुल स्टॉप और कोमा ये दोनों इकट्ठे यूज़ करने हैं। ठीक हो गया, सेमी कॉलन आपने यूज़ करना है। और जब अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि पेपर के इतने आथर हैं, 3 आथर हैं, 4 आथर हैं, तो हम कौन से आथर का नाम लिखें। तो आई एम इसके बारे में आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर तो पेपर के जिस पेपर से आप डाटा ले रहे हो उस पेपर में एक आथर है, मेन आथर एक ही है, तो आप उसी आथर का सेकंड नेम लिखोगे। सेकंड नेम का मतलब क्या होता है, एक तो मतलब पेरेंट सर नेम होता है, ठीक है, और एक पेरेंट नेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक नाम है, फॉर एग्जांपल मैं नाम लेती हूँ रिमशा अरशद, ठीक है, तो रिमशा में क्या है, रिमशा उसका फर्स्ट नेम है, अरशद सेकंड नेम है, जो पेरेंट नेम है उसके फादर का नेम अरशद है। ठीक है, अब अगर मैं इस रिमशा अरशद एक ही हैं आथर, मेन आथर हैं, मैं इनका रेफरेंस देना चाह रही हूँ तो मैं रिमशा नहीं लिखूँगी बल्कि अरशद लिखूँगी। अरशद, फिर उसके आगे ये एट आल नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। मैं इसको मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे लिखना होता है। तो मैंने जैसे कहा कि आपने सेकंड नेम लिखना है, तो यहाँ पे मैं उसका सेकंड नेम लिख रही हूँ अरशद, ठीक है, और उसके बाद किस ईयर में उसका पेपर पब्लिश्ड हुआ है। फॉर एग्जांपल 2022 है तो आप 2022 लिख दें, अरशद 2022, और इसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसके लिए यूजुअली जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं या कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, आपने इस तरह लिख देना है अरशद 2022 अगर एक आथर है पेपर का। ठीक है, अगर 2 आथर हैं, 2 आथर से मुराद कि अगर 2 आथर हैं, एक ये हैं रिमशा अरशद हैं, मीन्स टू से अगर एक हैं जी हमारे पास रिमशा अरशद, ठीक है, एक आथर ये हैं, दूसरी आथर है हमारे पास पेपर में फॉर एग्जांपल तारिक जावेद। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे कि रिमशा अरशद हैं एक और एक तारिक जावेद हैं, ये 2 आथर हैं पेपर के, और इनका जो पेपर है वो भी यूँ समझ लें कि 2022 कह लें, 2022 में पब्लिश हुआ है। आप इस पेपर से डाटा ले रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों आथर का सेकंड नेम यूज़ करेंगे और उनके दरमियान एंड आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये अरशद जो है इसकी समझ आ गई आपको, ये आपने लिखना है जब एक आथर होगा। ठीक है, जब 2 आथर हैं, आई एम रिपीटिंग कि जब 2 आथर्स हों, तो जिस तरह रिमशा अरशद एंड तारिक जावेद, तो आपने क्या करना है, पहले नेम का सेकंड नेम, पहले आथर का सेकंड नेम अरशद, उसके बाद कोई कोमा कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना, आपने ये एंड ऐड करना है, ये वाला
AND वाला एंड नहीं लगाना। अरशद एंड, ये फर्स्ट आथर का सेकंड नेम, दूसरा आथर कौन है, तारिक जावेद, इसका सेकंड नेम क्या है, दूसरे यानी कि फादर नेम क्या है, जावेद। तो आपने क्या करना है, अरशद एंड जावेद, सॉरी, अरशद एंड जावेद, जावेद, ठीक है। 2022 एट आल इसमें भी नहीं लगाना। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट आथर का सेकंड नेम अरशद है और दूसरे आथर का सेकंड नेम जावेद है, उनके दरमियान ये वाला एंड लगाना है, AND वाला एंड नहीं लगाना। कुछ कोई एट आल, कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप, कोई ऐसी वैसी इलविल नहीं करनी। ठीक हो गया। अरशद एंड जावेद 2022। अगर 3 आथर हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं तीसरा आथर लिख लूँ, 3 आथर नाम फर्ज कर लेते हैं। अगली आथर है जी मरियम बतूल। इस केस में आप क्या करेंगे, 2022 में पेपर पब्लिश हुआ है, तो फिर आप 3 आथर जब होंगे तो उनमें जस्ट पहले आथर का सेकंड नेम और उसके बाद एट आल। कैसे, आपने यहाँ पे क्या करना है, जब 3 आथर होंगे तो क्या करना है, पहले आथर का सेकंड नेम जो कि अरशद है, उसके बाद आप कोई एंड, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं, जस्ट लिखेंगे एट अल, फिर आएगा फुल स्टॉप, फिर आएगा कॉमा, फिर ईयर, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अरशद एट आल 2022, यानी कि अरशद और उसके एट आल मीन साथियों ने काम किया और पेपर 2022 में पब्लिश हुआ। एट आल कब लगाना है, जब 3 आथर हो या 3 से ज़्यादा, मीन्स टू से जब 3 और मोर देन 3, जब 3 या 3 से ज़्यादा आथर हों तो ये वाली स्टेटमेंट आएगी। मतलब कि फर्स्ट आथर का सेकंड नेम, फिर एट आल, फुल स्टॉप, कोमा, फिर ईयर। अगर 2 आथर हैं, मतलब कब, जब 2 आथर्स होंगे तो आपने दोनों आथर का सेकंड नेम यूज़ करना है, उनके दरमियान में ये वाला एंड यूज़ करना है और उसके बाद आपने ये ईयर यूज़ करना है। अगर एक आथर है तो फिर आप फर्स्ट आथर का सेकंड नेम ही यूज़ कर दोगे और बाद में ईयर लगा दोगे। ये रेफरेंस मैनुअली ऐड करने का तरीका है थीसिस में, सिनॉप्सिस में, या कोई भी रिसर्च पेपर अगर आप लिख रहे तो उसमें भी ऐसे ही होता है। इसको यानी कि ये APA स्टाइल में इसको ऐसे लिखा जाता है और ये यूजुअली यही फॉर्मेट जो है वो कहते हैं कि आप लिखें थीसिस में। और अगर आप यहाँ पे एक ही ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट ले रहे हो रेफरेंसेस, तो आपने क्या करना है, ये एक रेफरेंस हो गया, उसके बाद आपने ये वाला सेमीकोलन लगा के स्पेस देनी है। फिर यहाँ पे सेकंड जो आथर है उनका, मतलब सेकंड जो रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सेकंड जो रेफरेंस है दूसरा पेपर उसका है हैदर एट अल 2022, आपने ऐसे लिख देना है। ठीक है, मीन्स टू से आपने क्या करना है, जब एक ही ब्रैकेट के अंदर 2 रेफरेंस लगाने हैं तो ये जो सेमीकोलन है ना, ये इनके दरमियान होनी चाहिए, उसके बाद स्पेस होनी चाहिए। ठीक हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट आथर हो तो उस फर्स्ट आथर का सेकंड नेम, फिर ईयर, छोटी ब्रैकेट यूज़ करनी है, स्मॉल ब्रैकेट। अगर 2 आथर हैं तो दोनों के दरमियान ये एंड लगेगा और उसका ईयर होगा और दोनों आथर का सेकंड नेम यूज़ करना है। 3 या 3 से ज़्यादा आथर हों तो फिर पहले ही आथर को लेते हैं, उसका आथर सॉरी पेरेंट नेम लिखते हैं, फिर एट आल, फिर फुल स्टॉप, फिर कोमा, फिर ईयर। और अगर एक ब्रैकेट के अंदर सारे ही रेफरेंस लिखने हैं, अलग-अलग ब्रैकेट नहीं लगानी, तो 2 यानी कि एक रेफरेंस के बाद यानी कि 2 रेफरेंस को सेपरेट आउट करने के लिए ये सेमीकोलन लगाते हैं। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स रेफरेंस ऐड करने के मैनुअली क्लियर हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे भी हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद अमरान मोहद एट आल मीन्स के 2011। इसका मतलब यह है कि इसमें 3 या 3 से ज़्यादा रेफरेंस थे, आथर थे। ठीक है, अब इसमें भी एट आल और ईयर है, इसमें भी 3 से ज़्यादा आथर मौजूद थे और ये सारे एक ब्रैकेट में लिखे हैं और सेमीकोलन लगाया हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया।
क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट मुझे याद आ रही है मैं वैसे वैसे आपको बता रही हूँ। अब आप ये समझ रहे होंगे कि मैं बात किधर से किधर ले गई। तो साथ साथ ये पॉइंट्स भी आपने नोट करने हैं, और इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते टाइम ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। आपने डाइस का साइड इफ़ेक्ट बताने के बाद उसकी डाइस की तरफ चले गए, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट को ना आप इस तरह भी बता सकते हैं। एक फिगर खुद से ड्रा भी कर सकते हैं, या किसी पेपर से भी आपको मिल जाएगी ये सारी डायग्राम, और आप उसको एज इट इज़ गूगल से भी मिल जाएगी, पेपर से मिल जाएगी। आप उसको यूज़ करके उसका रेफरेंस भी प्रॉपरली दे सकते हैं। खुद से ड्रा करना चाहें तो वो कोई मुश्किल नहीं है। शेप यहाँ शेप्स पे जाके आप डिफरेंट ये बॉक्स वगैरह और ये बुलेट्स इंसर्ट कर सकते हैं, एरो भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट शो किए गए हैं कि वो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट काज करते हैं। और ये कुछ डाइज जो हैं उनकी फर्दर डिटेल ऐड की गई है। मिसाल के तौर पर रोडामन बी, मिथाइल ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, मेलाचाइट ग्रीन, ठीक है। इनको लिया गया है और उनका जो है वो टाइप बताई गई है। सारे के सारे केटाइनिक हैं। अपीयरेंस कैसी है, कोई ब्लू कलर का है, कोई ब्लू वायलेट कलर का है। और मोलिकुलर फार्मूला सबका बताया गया है। आपने भी ऐसे अपने मोलिकुलर फार्मूला ऐड करने हैं अगर आप डाई पे काम कर रहे हो। IUPAC नेम भी आपको आने चाहिए, और पेपर में भी ये ऐड होते हैं। उसके बाद हेल्थ हैजर्ड्स आ जाते हैं, किस डाइज की वजह से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट काज होते हैं, वो दोबारा एक दफ़ा बता दिए। उसके बाद जनरल डिटेल ऑफ सम डाई बताई गई है, यानी कि इसमें बताए गए हैं कि कौन सी फैब्रिक से, कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कितने किलोग्राम जो है वो प्रोडक्ट में कितने डाई यूज़ हो रहे हैं। आप इस तरह का टेबल इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू। ये देखें, यहाँ पे डाई डिस्कार्ड हो रहे हैं वाटर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहे हैं। ये क्रिस्टल वायलेट का भी कलर बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो यानी कि ये इसी तरह डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, जो कि आगे पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। हालांकि इनको ट्रीट करके डिस्कार्ड करना चाहिए, इस तरह डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये फ्लोशीट डायग्राम साइड इफ़ेक्ट की आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ये करनी भी चाहिए इस तरह की फिगर, ताकि कलरफुल लगे। उसके बाद क्या होता है कि आपने सारी इंट्रोडक्शन बता दिया, आपका जो टॉपिक था उसकी हिस्ट्री बता दी, डाई के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। ये अभी तक आपने इंट्रोडक्शन जनरल दिया है, जनरल डाई का, जनरल उनकी साइड इफ़ेक्ट्स का, जनरल यूजेस का। लेकिन आपका जो स्पेसिफिक डाई है जिस पे आप काम कर रहे हो, मीन्स टू से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो डाई सिलेक्ट किया था वो क्रिस्टल वायलेट था। मैंने क्रिस्टल वायलेट डाई को एब्जॉर्ब करवाया था वेस्ट वाटर में से। तो आपने जिस डाई पे काम किया है, जिस मेटल लाइन पे काम किया है, अब आपने उसकी डिटेल ऐड करनी है। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन सारा बताया गया है, ये जैसे ये डाई का बताया गया है, इसी तरह मेटल लाइन का भी इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। मेटल लाइन कहाँ यूज़ होती है, वाटर पोल्यूट कैसे करते हैं वो, उनके मेटल कौन कौन सी है, उनके टाइप्स, उनके साइड इफ़ेक्ट, उनकी फर्दर डिटेल आप इस तरह ऐड कर सकते हो। आपका जो भी टॉपिक है, आप किसी और पोल्यूटेंट पे काम कर रहे हो, आप कोई रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट पे काम कर रहे हो, आप उनकी डिटेल भी ऐड कर सकते हो। मीन्स टू से जो आपका टॉपिक है आपने उसकी डिटेल इस तरह ऐड करनी है। आपने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है, इंट्रोडक्शन बताना है। अगर आप उसमें कोई पिक लगाना चाह रहे हो या कोई टेबल ऐड करना चाह रहे हो तो वो ऐड कर सकते हो, फ्रीली ऐड कर सकते हो, ताकि आपकी जो आप बताना चाह रहे हो उसको आप अच्छे तरीके से कन्वे कर सको। अब आ जाते हैं सिलेक्टेड डाई की तरफ। सिलेक्टेड डाई मीन जिस पे आपका रिसर्च वर्क है, जिस पे आप थीसिस लिख रहे हो। यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट CV डाई को सिलेक्ट किया गया था फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ डाई। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए तो आपने पहले यहाँ पे सिलेक्टेड डाई लिखना होता है कि आपको ये डाई है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ऊपर वाला जो सब हेडिंग थी, ये सब हेडिंग नंबर 1 थी, जिसमें डाई को डिफाइन किया गया था, जनरल डाई को। अब यहाँ पे डिफाइन किया गया है सिलेक्टेड डाई को। तो सिलेक्टेड डाई जो है ये सेकंड सब हेडिंग है। इसके अंदर जो भी आप क्रिस्टल वायलेट की डिटेल ऐड करोगे वो इस सब हेडिंग के अंदर आएगी। इट मीन्स कि वो इस सब हेडिंग का पार्ट है। तो इस तरह से उसकी जैसे अब इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल वायलेट डाई वो 1.2.1 मेंशन की गई है। 1.2.1 कहने का मतलब क्या है कि ये चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग नंबर 2 का एक पार्ट है। ठीक है, आपने इस तरह से इनकी नंबरिंग भी करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट का इंट्रोडक्शन बताया है कि उसके सिनोनिम कौन कौन से हैं, उसका IUPAC नेम कौन सा है, उसको क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है, आपने ये सारी डिटेल बतानी है। उसके बाद
ये देखिए IUPAC नेम, उसका मेंशन है, सिनोनिम्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स टू से जनरल डिटेल आपने उनकी बतानी होती है। उसके बाद वो सिंथेसिस कैसे होती है, लैब में कैसे सिंथेसिस होती है, और क्योंकि ये सारे के सारे सिंथेटिक डाइज हैं। डाई भी दो तरह के, बल्कि दो तरह के तो क्या डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन बेस्ड अपॉन देयर ओरिजन दे आर ऑफ टू टाइप्स। ओरिजन की बेस पे वो दो तरह के हैं, नंबर वन इज़ नेचुरल डाई और नंबर टू इज़ सिंथेटिक डाई। बाकी जो इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स या बॉन्ड डेवलप होने की वजह से उनके हैं, एसिडिक बेसिक कैटायनिक ये वो। तो यहाँ पे ओरिजिन की बेस पे दो ही हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल वो हैं जो कुदरती तौर पे डाइज अवेलेबल होते हैं, और सिंथेटिक जो हम खुद इस लैब में सिंथेसाइज करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस डाई पे काम कर रहे हो वो नेचुरल है या सिंथेटिक है। नेचुरल डाई में एलिजरीन डाई आ जाता है, ALIZARIN, एलिजरीन डाई। और जबकि ये बाकी जितने भी डाई जो हमने यहाँ ऊपर भी टेबल में चेक किए हैं, और ये वाला जो डाई है ये सारे के सारे सिंथेटिक हैं। ये भी सारे जो है रोडामन बी, मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, मेलाचाइट ग्रीन, ये सारे सिंथेटिक डाइज हैं। ठीक हो गया। आपने इन सब डाइज की सिंथेसिस जो लैब में जैसे होती है वो भी मेंशन करनी होती है। देखें, अब ये क्रिस्टल वाले डाई की स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर बनानी भी आती हो, जिस डाई पे आप काम कर रहे हो आपको उस डाई की ये मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, IUPAC नेम पता होना चाहिए। ड्यूरिंग थीसिस वाइवा के दौरान भी आपको ये पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही थी आपको, जैसे हमने ऊपर बात की कि डाई मोलिक्यूल की कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, डिग्रेड होना मुश्किल होता है, तो वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रेट चेन होना बॉन्डिंग की, कार्बन हाइड्रोजन की जस्ट, तो वो इजीली ब्रेक हो जाती है एज़ कम्पेयर ये बेंजीन और साइक्लिक रिंग की शक्ल में। ठीक है, तो ये ज़्यादा होना मुश्किल है ब्रेक, क्योंकि इसमें एक तो बेंजीन है, ठीक है, और है भी ब्रांच में, और ऊपर से ये कंजुगेशन में भी है, सिंगल डबल बॉन्ड है। तो इस वजह से इसकी डिग्रेडेशन मुश्किल होती है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो एक और बात आती है वो ये है, एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करती चलूँ कि ये जो डबल और सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, डबल, सिंगल, ये कंजुगेशन जो है ना, इसकी वजह से डाई का कलर आता है। डाई, हम आपने ये सोचा योगा कि डाई क्यों कलर देता है? डाई को मतलब वो उसका सोल्यूशन में जब ऐड करते हैं वो कलरलेस भी तो हो सकता है, वो कलर क्यों देता है? तो ये जो इसके अंदर जो कंजुगेशन है ना, डबल सिंगल, इस कंजुगेशन की वजह से इसका कलर आता है। और डाई डिग्रेडेशन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सिंगल भी यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, फिर यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, फिर यहाँ से टूट जाएगा, ये रिंग अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास इसकी जितनी भी डिटेल है या जो भी इसकी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगी। ए बॉन्ड यहाँ से भी टूट जाएगा, ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट जो इसकी बॉन्डिंग डेवलप हुई है वहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा। इसकी थिकनेस कम करके मैं आपके साथ शेयर करूँ अगर, तो यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से भी टूटेगा, टूटने के बाद ये रिंग अलग हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये बेंजीन रिंग अलग हो जाएगी, और ये वाली जो नीचे वाली बेंजीन रिंग है ये अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद इनमें क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है ये सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे। तो ब्रेक होने से क्या होगा, हमारे पास एज अ रिजल्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाएगी। तो ये आपने स्ट्रक्चर भी लगानी होती है। इसके बाद डाई कलर, यानी कि उसकी प्रॉपर डिटेल जो आपका जिस पे काम करे ना, प्रॉपर डिटेल ऐड करनी है। अब डाई का कलर एसिडिक मीडिया में कैसा है, बेसिक मीडिया में कैसा है, वो किस तरह का दिखता है। फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल वाला डाई ये पाउडर फॉर्म में ऐसा होता है, ठीक है। तो जब इसको सोल्यूशन में डालते हैं तो इस तरह का कलर इसका आता है। तो आपने इस तरह की पिक भी लगा सकते हैं। अब यूजेस ऑफ क्रिस्टल वाले डाई कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आपने इसको मेंशन करना होता है, कैसे कैसे किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है उनको मेंशन कर दें। इसकी यूजेस ऑफ डाई की फर्दर डिटेल भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही कैसे यूज़ होता है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आप उसको जितना मर्जी डिटेल लिखना चाहें लिख सकते हैं।
आगे सोर्सेज ऑफ क्रिस्टल वायलेट डाई, इस तरह की हेडिंग, क्योंकि वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और उसके टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं क्रिस्टल वायलेट के, आप उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। उसके डिफरेंट हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल कि ये ओरल इन्फेक्शन काज करता है, जैसे ये पिक में दिखाया गया है। उसके बाद ये लीवर किडनी को डैमेज कर देता है, और वैसे भी बच्चे ज़्यादा कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कैंडीज़ की तरफ या डिफरेंट तरह की चीज़ों की तरफ, लेकिन वो उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। तो मतलब मीन्स टू से कि यहाँ पे आपने यहाँ तक इंट्रोडक्शन के आपने बताना है कि इसमें कौन सा, इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताया इसका। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताने के बाद आप वाटर को बात करते करते इंडस्ट्री पे आ गए, ठीक है। इंडस्ट्री से फिर आप चले गए डाइस पे। डाइस को आपने डिफ़ाइन किया, जनरल डाइस को, जनरल उनकी यूजेस को डिफ़ाइन करने के बाद फिर आप चले गए कि कितने परसेंट डाइस डिस्कार्ड हो रहे हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं, उनकी डिटेल बताने के बाद फिर आप चले गए कि डाइस जो हैं वाटर पोल्यूशन कैसे काज कर रहे हैं। अभी आप जनरल बात कर रहे हो, आप स्पेसिफिक अपने डाई की बात नहीं कर रहे, ठीक है। फिर बात करते करते फिर आप उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनकी टाइप्स और उनकी क्लासिफिकेशन उन पे आ गए। उनको बताने के बाद फिर आपने कुछ डाइस को क्लासीफाई करके बताया भी कि ये डाइस इस तरह के होते हैं। फिर उनकी जब बात सारी जनरल डाइस की हो गई, फिर उसके बाद आप अपने सिलेक्टेड डाई पे आए। सिलेक्टेड डाई को बताने के बाद फिर आपने उनका अपने स्पेसिफिक डाई का इंट्रोडक्शन लिखा, उसका आईयूपीएसी नेम, उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके सारी सेंथिसिस को मेंशन किया। सेंसिस को मेंशन करने के बाद फिर आपने उसका कलर, या जो भी वो लैम्डा मैक्स जिस पे वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देता है वो मेंशन की। उसका डिफरेंट एक्वा में और ड्राई फॉर्म या पाउडर फॉर्म में उसके कलर को मेंशन किया, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स बताए। और उसके बाद यहाँ तक आपका जो स्पेसिफिक डाई है या स्पेसिफिक मेटल लाइन है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपका अगर मेटल लाइन पे काम है तो आप मेटल लाइन की भी डिटेल एज इट इज़ ऐड कर सकते हो। अगर आप बात कर रहे हो डिफरेंट डाइस की, तो आप डाइस का इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही लिख सकते हो। और मेटल लाइन्स में भी सारी यही चीज़ें आती हैं, जहाँ पे डाई की डिटेल आपने ऐड की है, आप मेटल लाइन की ऐड कर लो। सीक्वेंस यही रहेगा, हिस्ट्री आएगी पहले, फिर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस का आएगा, उसके बाद हिस्ट्री के बाद आप उसकी थोड़ी बहुत डिटेल बताएंगे। नोवेल्टी और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे इस टाइम ऐड नहीं थे, आप इसको खुद से ऐड कर सकते हैं। सिनॉप्सिस में नोवेल्टी और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लाजमी होते हैं और उनको ऐड करना भी होता है। तो इंट्रोडक्शन का अभी ये हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी हाफ पार्ट इसका रहता है। हाफ पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, डाइस का, स्पेसिफिक डाई का भी बता दिया। अब डाई को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, अब हम चलते हैं उनकी तरफ। ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। उन मेथड्स को हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी डिस्कस करने लगी तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो चुके होंगे। तो चले हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट कन्वेंशनल मेथड्स जो कि यूज़ होते हैं डाई को या मेटल आयन को रिमूव करने के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के कन्वेंशनल मेथड्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो, जो कन्फ्यूजन हो, आप डिस्कस कर सकते हैं, फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा जिसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम टेक्निक्स डिस्कस करने के बाद एड्जॉर्प्शन पे तरफ जाएंगे। एड्जॉर्प्शन को डिस्कस करने के बाद हम चलेंगे लिटरेचर रिव्यू की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वो लिटरेचर रिव्यू लिखते टाइम अक्सर स्टूडेंट को होता है कि ये कैसे लिखें, क्या बेहतर तरीका है। उसके मैं आपको टिप्स कुछ बताऊंगी। आपका लिटरेचर रिव्यू एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बेसिक पॉइंट्स देखे, इंट्रोडक्शन की आपके सामने मैंने अपना थीसिस शेयर किया। और अगर आप इसी थीसिस को एज इट इज़ कॉपी कर लोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाना, जाना तो आपका है। आप जब उसको अपलोड करोगे एचटीसी की वेबसाइट पे, आपके सुपरवाइज़र अपलोड करेंगे, सारे के सारा प्लेजराइज्ड आएगा। तो फिर आपका जो अंजाम होगा वो आप पे है। अगर आप इसको एज अ फॉर्मेट लेना चाह रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको ये थीसिस अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं तो आप वो टॉपिक हमें बता दें, हम उसको भी कवर कर लेंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे थीसिस है और आपको उसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी बातें समझ आई हों, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
डिफरेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ उसकी फ़र्दर डिटेल हम डिस्कस करेंगे, वो भी थीसिस में लाजमी ऐड की जाती है, जो हम थीसिस आउटलाइन में ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने यंग रिसर्चर्स की ट्यूटर को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।